फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में तमाम देश विदेश की बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। हर वो खबर जो आपसे जुड़ी हुई है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो हर मॉर्निंग अपडेट को रिसेंट जितनी भी अपडेट है उसके साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में आने वाले चुनावी नतीजों की, क्योंकि 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता बिगाड़ने और बनाने को लेकर लगातार जारी है। अब आम आदमी पार्टी को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है और वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। जी हाँ, चुनावी नतीजों से पहले आपने आरोप लगाया है ऑपरेशन लोटस का डर आपको सताने लगा है। बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप आपकी तरफ से लगाया गया है। कैंडिडेट से खरीद फरोख्त का आरोप आपने लगाया है कि लगातार उनके जो विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको फोन आ रहा है और जाहिर सी बात है ये फोन कॉल बीजेपी की तरफ से आने का आरोप आपने लगाया है। तो आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि 7 कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ का ऑफर गया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो वोटों की सियासत अब सत्ता की सियासत में तब्दील होती नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप है। 7 विधायकों से अब तक संपर्क किया गया है। उन्होंने हमको फोन करके बताया कि 15-15 करोड़ का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस हार की हताशा में बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है। सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाया, तो सीएम आतिशी ने सुल्तानपुर माजरा से आप कैंडिडेट मुकेश अहलावत का पोस्ट शेयर कर आरोपों की पुष्टि की, जिसमें मुकेश अहलावत ने 15 करोड़ के दावे के साथ कॉल वाले नंबर भी सामने रखे हैं। सीएम आतिशी ने लिखा, अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो ये हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की। तो वहीं 15 करोड़ के दावे पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को घेरा। जहां संजय सिंह 7 कैंडिडेट से बीजेपी के संपर्क की बात कर रहे थे, तो वहीं केजरीवाल के मुताबिक करीब 16 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से बीजेपी ने आप छोड़ने की बात कही। साथ ही बीजेपी को चेतावनी देते हुए लिखा, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के दावों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हमारी सरकार बन रही है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हमें किसी विधायक की जरूरत नहीं, और उनके पास कोई सबूत हो तो पेश करें। और हर बार इसी प्रकार कुछ कहकर भाग जाते हैं। पंजाब के बारे में ऐसे हुआ था, नहीं हमारे विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा कि सबूत, तो सबूत है नहीं थे। जहां एग्जिट पोल में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इन एग्जिट पोल को विधायक तोड़ने की साजिश बता रही है। दोनों ही पार्टियों की ओर से चुनावी नतीजों से पहले सत्ता के लिए वार पलटवार का दौर जारी है। और तिरुपति मंदिर से गैर हिंदुओं को हटाने की मांग जो है वो तेज हो रही है। दरअसल तिरुपति मंदिर से 18 गैर हिंदुओं को हटाया गया है, जिसके बाद से बीजेपी अब ये मांग कर रही है। और इसी बीच चंद्रबाबू नायडू के साथ में बीजेपी नेता की मुलाकात भी होनी है। इसी से जुड़ी हुई एक पूरी डिटेल खबर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर से अब 18 कर्मचारी ही नहीं बल्कि 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता और टीटीडी के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने अब 1000 गैर हिंदुओं को मंदिर की सेवाओं से हटाने की मांग की है, और इसके लिए वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से 14 फरवरी को मुलाकात करेंगे। The removal of non-Hindus in the TTD temple system. Since a long time, those persons who have not faith in the Lord Venkateshwara are appointed as the employees of Tirumala Tirupati Devasthanam, and morally, ethically, it is not fair. इससे पहले तिरुमाला मंदिर के ट्रस्ट ने सभी 18 कर्मचारियों को टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से हटाने का फैसला किया है, लेकिन अब बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की सरकार से 1000 गैर हिंदुओं को हटाने की मांग कर दी है। अब तिरुमाला मंदिर से गैर हिंदुओं को निकालने पर सियासत भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है।
उन्होंने वक्फ बोर्ड और मंदिर ट्रस्ट की तुलना करते हुए चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी पर हमला बोला। जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहाँ पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? तिरुमाला का श्री वेंकटेश मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 10.25 टन सोना है। मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ की है। मंदिर को 1500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। अब देखना होगा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर से 18 गैर हिंदुओं को निकाले जाने के बाद क्या 1000 गैर हिंदुओं को भी मंदिर की सेवा से निकाला जाएगा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार बीजेपी की इस मांग को मानती है या नहीं। जो भी हो, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में अब गैर हिंदुओं को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में सनातन का संकल्प हो रहा है। महाकुंभ में सनातन की गूंज न केवल देश से जो मेहमान हैं उनको आने को मजबूर कर रही है, बल्कि विदेश से भी बड़ी तादाद में जो मेहमान हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और बात जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हो तो आप भी इस खबर में इंटरेस्ट लेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान से 68 हिंदू जो है वो प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। सनातन और महाकुंभ में आस्था अपार। संगम स्नान के लिए किया सरहद पार। पाकिस्तान से पहली बार आए हिंदू परिवार। ये सनातन की ताकत ही है जो सरहदों की बेड़ियों को तोड़कर लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने को बेकरार हो गए। संगम तट पर सनातन का सूर्य चमक रहा है। पिछले 26 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। एक 144 साल बाद लगे महाकुंभ में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं, जो आस्था के पावन पर्व में त्रिवेणी तट पर डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहली बार पाकिस्तान से भी 68 हिंदू प्रयागराज पहुंचे, जिन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। सरहद पार कर महाकुंभ पहुंचे पाकिस्तानी हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका कहना है कि यह सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े धार्मिक समागम में शामिल होने का मौका मिला। जब से ये कुंभ मेले की वातावरण का मीडिया के माध्यम से आ रही थी आवाज हमारे पाकिस्तान में, तो कई हिंदुओं की ये आशा थी कि हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाएं और कुंभ मेला में स्नान करें, लेकिन हमारे भाग जागे हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर पाकिस्तान से आए श्रद्धालु महाकुंभ की भव्य महिमा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं और यहाँ की तैयारियों की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम सारी संगत के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ आके हमें बहुत खुशी हो रही है। इतनी अवस्था लगी रही है कि जो यहाँ जो हमें टेंट मिला है और जो इधर जो हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं बहुत अच्छी हैं। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु महाकुंभ में पावन स्नान और पुण्य की चाह में संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को देखकर ये समझ आता है कि अब देश में सनातन की जड़ें फिर से इतनी मजबूत होती जा रही हैं, क्योंकि सनातन को मानने वाले खुद ब खुद सरहद की रेखाओं को लांघकर आस्था के इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने खींचे चले आ रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक प्लेन क्रैश हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप सी मच गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, आखिरकार ये घटना कैसे घटी, प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या कुछ डिटेल्स है आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। खेत के बीचों बीच एक क्रैश हुआ विमान नजर आ रहा है। आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ भी मौजूद है, जो इस हादसे को देखकर हैरान भी है और उत्सुक भी। हैरान कर देने वाले हादसे की यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई हैं, जहां बहरेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया।
जिस वक्त यह हादसा हुआ, फाइटर जेट में 2 पायलट सवार थे जिन्होंने प्लेन क्रैश होने से पहले ही खुद को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन उन्हें कुछ चोटें आई हैं। इस हादसे की जानकारी जैसे ही इंडियन एयरफोर्स को मिली तो आईएएफ टीम तुरंत हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची और दोनों पायलट को अपने साथ लेकर ग्वालियर रवाना हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक इस फाइटर प्लेन में जमीन से टकराते ही आग लग गई। विमान में लगी ये आग कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विमान का मलबा क्रैश के 7 घंटे के बाद भी जलता रहा, यानी दोपहर के वक्त हुए इस क्रैश का मलबा रात होने तक धधकता रहा। आपको खबर बताते हैं जहां से स्कूटी को लेकर ये जानकारी मिली कि 150 करोड़ की स्कूटी कबाड़ हो रही है। दरअसल सरकार की योजनाओं के तहत इन स्कूटियों को बांटना था, लेकिन फिलहाल ये कबाड़ की हालत में पड़ी है। 29,000 स्कूटी बताई जा रही हैं जो कि खड़ी हैं और खड़े खड़े कबाड़ हो रही हैं। सरकार के 200 करोड़ के नए स्कूटी ऑर्डर पर अब विवाद जो है वो होने लगा है। तो 29,000 स्कूटी हैं जिनकी कीमत करीबन 185 करोड़ बताई जा रही है। सरकार के 200 करोड़ के नए स्कूटी ऑर्डर पर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 योजनाओं के तहत इन स्कूटीज को बांटना था। राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई खबर, 2021 और 22 में खरीदी गई 11,000 स्कूटी आज तक नहीं बांटी गई हैं। तो राजस्थान से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां 185 करोड़ की स्कूटी जो है वो कबाड़ हो रही है और 200 करोड़ की स्कूटी का ऑर्डर दिया गया है, जिस पर अब हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि स्कूटी योजना पर अब राजस्थान में विवाद छिड़ा हुआ है। 200 करोड़ की स्कूटी खरीदने का प्लान सरकार का है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन सबका यही कहना है कि आखिरकार स्कूटियों को जब खरीदा गया था वितरण के लिए, बांटने के लिए, तो समय रहते उनको बांटा क्यों नहीं गया और आखिरकार क्यों ये कबाड़ के गोदाम में रहकर वेस्ट पड़ी हुई है। और ऐसे में फिलहाल यही सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। वितरण के लिए पहले से 185 करोड़ की स्कूटी जो है वो खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही है। वितरण का इंतजार कर रही हैं अभी 29,000 नई स्कूटी। 2 योजनाओं के तहत ये स्कूटी जो है वो बांटी जानी थी, अब इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं अगर आंकड़ों पे ध्यान दें तो 2021 और 22 में खरीदी गई 11,000 स्कूटी आज तक नहीं बांटी गई है। 1,089 स्कूटी 2022 और 23 में खरीदी गई, 28,000 स्कूटी आज तक नहीं बांटी गई है। 12,000 स्कूटी 2023 और 24 में 23 खरीदी गई, 23,000 स्कूटी जो है वो अभी तक नहीं बांटी गई है। तो अब आरोप लग रहे हैं कि नई स्कूटी खरीदने की जब बात सामने आई है कि जो पहले से स्कूटी खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही हैं, इतने 1,000 करोड़ रुपए लगे हैं, वो आखिरकार क्यों बांटी नहीं गई हैं और जब नहीं बांटी गई हैं तो फिर नई स्कूटी क्यों लेना है। तो देखिए, इस मामले को लेकर जहां लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार ने उल्टा पिछली सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है। ये समस्या ये सरकार बदलने के बाद में आई है। हमारी सरकार के समय में स्कूटी बांटने का काम लगातार चल रहा था। कोविड के समय में परेशानियां आई थी, उस समय क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई या कोई ऐसी दिक्कतें रही, आगे पीछे रिजल्ट आया उसकी वजह से, लेकिन हमने समय पे लगातार स्कूटी बांटने का काम किया। इस सरकार के अंदर अखबारों में, न्यूज़पेपर में आने के बाद में भी स्कूटी बांटने का काम नहीं हो रहा है। 20, 21, 22, 23 और 23 ये स्कूटियां पिछली सरकार की है जो हमने देने का काम किया है। एक 600-700 स्कूटियां और रही है, हालांकि उसमें वेंडर की गलती है, तय समय पे नहीं किया और उसमें सारा जो इन स्कूटियों को रोकने का जो काम किया है वो पिछली सरकार ने किया, हमने देने का काम किया है। और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें, पिनाका डील को लेकर पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से डील की गई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए 10,147 करोड़ की डील रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई है। नागपुर और पुणे की 2 स्वदेशी कंपनियों से ये सौदा हुआ है। अपग्रेडेड पिनाका से सेना की ताकत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और सेना की ताकत बढ़ेगी इस डील के होने से। इसके साथ साथ में जो मौसम की जानकारी है वो भी सेना के जवानों के द्वारा, सेना के द्वारा जुटाई जा सकेगी। कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण डील है और इसकी खास बात ये भी है कि इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिनाका का प्रहार, दुश्मन में मचेगा हाहाकार। मेक इन इंडिया का अब दुनिया में बजेगा डंका।
पिनाका से शक्तिमान होगी हिंदुस्तान की सेना। मारक क्षमता में मजबूती, दुनिया में बोलेगी तूती। भारतीय सेना अब और मजबूत हो जाएगी क्योंकि हिंदुस्तान की सेना के पास पिनाका का पावर होगा। ये पिनाका दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। ये पिनाका अब पाकिस्तान का काल बन जाएगा। पिनाका अब बहुत जल्द ही दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सेना के साथ जुड़ जाएगा। भारत सरकार ने पिनाका रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ 10,147 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे किए हैं। इन समझौतों के तहत हाईटेक किस्म के रॉकेट और हथियारों का निर्माण किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता और सामरिक ताकत में इजाफा हो जाएगा। इन समझौतों के तहत हाईटेक किस्म के रॉकेट और हथियारों का निर्माण किया जाएगा जो भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ काफी प्रभावी बनाएगा। अब जब सेना ने पिनाका की डील पर साइन कर दिया है तो भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। पिनाका अब दुश्मनों का काल बन जाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण मारक प्रणाली है जिसे देश में ही विकसित किया गया है। ये प्रणाली अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेडेशन के बाद पिनाका सिस्टम की फायरिंग रेंज और घातक क्षमता में बढ़त होगी। ये रक्षा सौदे भारत के रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अहम साबित होंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत भारत अब अपने रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में ही कर रहा है, जिससे विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हो रही है। भारत सरकार की ये पहल न केवल सेना को मजबूत बनाएगी बल्कि रक्षा उत्पादन में देश को एक नया मुकाम भी दिलाएगी।